Hello students, welcome to online study English medium subject Hindi standard 7। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। जिसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा स्टूडेंट्स, संज्ञा अर्थात किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है। इससे ही वह जाना जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द, जिसका दूसरा नाम प्राय नाम के तौर पे भी हम जान सकते हैं। जैसे किसी का नाम, एक महत्वपूर्ण नाम रखा गया हो, पर्टिकुलर नाम हो, उसे भी संज्ञा कह सकते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को भी संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि राम, श्याम, भारत, जापान, मेज, कुर्सी, कलम, होली, दिवाली, गंगा, यमुना, पूरब, पश्चिम इत्यादि। यह सब एक पर्टिकुलर नाम है जिसे हम पहचान सकते हैं। तो संज्ञा को हम एक नाम के रूप के तौर पर भी जान सकते हैं। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो, या किसी के द्वारा भाव से प्रकट किया गया नाम हो। देखिए इसमें कुछ उदाहरण दिया गया है। जैसे दिन निकला आया, पक्षी चहचहाने लगे। यानी दिन निकल आया, दिन यह एक नाम है। पक्षी चहचहाने लगी, यह भी एक नाम है। आकर्षक विद्यालय जाने की तैयारी करने लगा, यह भी एक नाम है, आकर्षक। सूर्य की रोशनी से उपवन को सौंदर्य खिल उठा, जैसे कि सूर्य, यह भी एक नाम है। इस प्रकार कई सारे नाम को भी हम संज्ञा के रूप में जान सकते हैं। संज्ञा के 3 ही प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने 5 प्रकार के भेद को स्वीकार किया है। यानी संज्ञा के मुख्य 3 ही भेद माने जाते हैं, परंतु बाकी के जो 2 भेद हैं वह उपभेद भी कहलाते हैं। देखिए संज्ञा के पहले मुख्य 3 भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और जो जातिवाचक संज्ञा है उनके जो 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार हम संज्ञा को 5 विभाजित में जानते हैं। चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी एक चीज़ का एकदम स्पष्टीकरण बताया जा सके तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जो एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को दर्शाता हो तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम विवेकानंद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, राम श्याम, ऐसे अनेकों नाम हैं। आपके भी नाम होंगे। हम अगर ऐसा कह दें कि मनुष्य या फिर लड़का या फिर लड़की, तो यह तो कई सारे हुए। हम इस तरह से तो एक दूसरे को नहीं पुकार सकते ना। इसलिए किसी व्यक्ति का एग्जैक्ट नाम रखा गया हो तो उसे जब हम पुकारते हैं और वही व्यक्ति सुन रहा हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे समुद्रों के नाम हैं, दिशाओं के नाम हैं, देशों के नाम हैं, जातियों के नाम हैं,
पर्वतों के नाम दिए गए हैं, नदियों के भी नाम होते हैं, पुस्तकों के भी नाम होते हैं। इस प्रकार हम यह सब चीज़ें पहचान सकते हैं। जैसे समुद्रों के नाम महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर। तो हम इस तरह से समुद्र, यानी तो कितने सारे समुद्र हो सकते हैं, हम उसे पहचानेंगे कैसे? इसी प्रकार यहाँ पे नाम दिया हुआ रहता है। फिर दिशाओं के नाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यह भी अलग अलग दिशाएं हैं, तो उसके नाम दिए हैं जिसके द्वारा हम उसे जान सकते हैं। देशों के नाम अलग अलग हैं, भारत, अमेरिका, चीन, बर्मा, पाकिस्तान, यह सब अलग अलग देश हैं जिसे हम पहचान सकते हैं। यानी अगर हम बोल दें कि यह देश है, तो कौन सा देश है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से देश की बात चल रही है? तो जब हम अगर एक एग्जैक्ट नाम कहेंगे तो आपको पता चल सकता है कि हाँ, यह इस देश का नाम है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यह अलग अलग एक रूप दर्शाता है जिसे व्यक्तिवाचक कह सकते हैं। फिर जातियों के भी नाम हैं, भारतीय, जापानी, अफ़गानी, रूसी, अमेरिकी। उसी प्रकार पर्वतों के भी नाम दिए गए रहते, हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा। उसी प्रकार नदियों के भी नाम हैं, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। उसी प्रकार पुस्तकों के भी नाम दिए गए हैं, रामचरितमानस, ऋग्वेद, सामवेद इत्यादि। यह सब अलग अलग चीज़ों को नाम देने से हमें पता चल जाता है कि यह हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा अर्थात वे शब्द जिनसे एक ही जाति का अथवा प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध हो, तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एक के बारे में नहीं परंतु पूरा एक जाति ही दर्शाया जाता हो। जैसे कि हमने जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में समझा था कि एक एक चीज़ों के नाम दे के आपको दर्शाया गया था। जैसे हम समुद्र के बारे में बात कर रहे हैं तो समुद्र के अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो जो अलग अलग नाम दिए हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। परंतु अगर हम सिर्फ समुद्र इस तरह बोले जो एक में ही सबको इकट्ठा करे, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस प्रकार से लड़का है, लड़की है, बहुत सारे संबंधी हैं, व्यवसाय के पदों के कार्यों के नाम हैं, हमारे माता पिता हैं, टीचर हैं, तो यह सब क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये अलग एक जात को दर्शाते हैं। इनमें से हम किसी एक को नहीं मान सकते। टीचर, अगर हम टीचर कह रहे हैं तो टीचर में कितने ही टीचर आती हैं, तो वह एक जाति दर्शाती है, जिसकी वजह से हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे संबंधियों को। अब संबंधी तो अनेक प्रकार के संबंधी होते हैं, चाचा, मामा, फुआ, बुआ, ऐसे अलग अलग संबंध होते हैं। तो वो जो हम अलग अलग नाम बोलते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। लेकिन अगर हम संबंधी कहते हैं तो कितने ही संबंध दर्शाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यह जातिवाचक संज्ञा है। फिर व्यवसायों और पदों, कार्यों के नाम, माता पिता, भाई बहन, मंत्री, टीचर, चोर, नाई, ठग, यह सब जातिवाचक संज्ञा में दर्शाए जाते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक तत्वों के नाम भी आते हैं, जैसे वर्षा, बिजली, ज्वालामुखी, आंधी, भूकंप, यह सब अपनी अपनी जातियां दर्शाती हैं, जिस वजह से हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर जैसे कि वस्तुओं के नाम, कंप्यूटर, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम, मकान, यह सब अपनी अपनी जाति दर्शाती हैं। पशु पक्षियों के नाम, जैसे गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, कौवा,
तोता, मैना, यह सब अपनी अपनी अलग अलग प्रजातियां दर्शाती हैं। इनके कोई एक एग्जैक्ट नाम नहीं है, जिसकी वजह से इसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। चलिए, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। स्टूडेंट्स, भाववाचक संज्ञा ऐसी है कि जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना ही उसे हम छू सकते हैं, ना ही उसे हम देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आपके भाव प्रकट करते हैं, उसे जो अलग अलग भाव होते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। देखिए, जैसे कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, स्थिति, भाव और दया आदि का पता चलता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्रिया, अगर कोई क्रिया कार्य कर रहे हैं तो कैसे हो सकता है? घबराहट, यह एक भाव है। सजावट, यह भी एक भाव है। दौड़ना, यह भी एक भाव कहलाता है। चढ़ाई, बहाव, मारना, यह सब एक भाव प्रकट करता है, जिसकी वजह से हम इसे भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। फिर विशेषण से कठोरता, यानी आपके भाव से, आपके गुण से पता चलता है कि आप कठोर हैं या नहीं। मिठास, यह भी आपकी वाणी से पता चलता है। फिर गर्मी, गर्मी यह हम महसूस कर सकते हैं। सर्दी, यह भी हम महसूस कर सकते हैं। चतुराई, अब आपके भाव से पता चलेगा, आपके कार्यों से पता चलेगा कि आप चतुर हैं या नहीं। तो यह सारी चीज़ें क्या दर्शाती हैं कि यह भाववाचक संज्ञा हैं। फिर आगे सर्वनाम से अपनापन, आपके अंदर अपनापन है या नहीं, यह आपका भाव दर्शाता है। ममता, ममत्व, निजत्व, यह सब क्या हमारे अंदर की चीज़ें हैं जो भाव प्रकट होती हैं, जिस प्रकार से उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर जातिवाचक संज्ञा से बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, दासत्व, पंडिताई इत्यादि, यह सारी चीज़ें क्या हैं? स्थिति और भाव को प्रकट करती हैं, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। फिर अव्यय से वाहवाही, अगर आपकी कोई वाहवाही कर रहा हो तो किस प्रकार करता है? आपके कार्यों से। फिर शाबाशी, फिर दूरी, समीप्य इत्यादि, यह सारी हमें भाववाचक संज्ञा दर्शाती हैं। फिर आगे उपबोध, जो उपभेद हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य यानी तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, जैसे पानी हुआ, तेल हुआ, यह सब क्या होता है? द्रव्य पदार्थ हैं, और इसलिए हम उसे द्रव्यवाचक कह सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं को हम गिन नहीं सकते, वो उसे सिर्फ केवल और केवल माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसका हिसाब किताब रख सकते हैं, लेकिन उसे गिन नहीं सकते। जिन संज्ञा शब्दों में केवल माप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है दूध, जिसे हम गिन नहीं सकते, सिर्फ तोल माप सकते हैं। दही, उसे भी हम गिन नहीं सकते, सिर्फ माप सकते हैं। पनीर, जिसे हम तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। फिर तेल, यह भी द्रव्य पदार्थ है, जिसे हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। और जैसे सोना, सोना यह आपको देखने में कठोर लगता है, लेकिन आप जब इसे जो सोनी बनाता है तब आप उसे देखेंगे तो वह एक द्रव्य लावण्य में परिवर्तित हो जाता है, जिससे वह द्रव्य कहलाता है, इसलिए उसे हम द्रव्य पदार्थ मानते हैं। चांदी, उसे भी द्रव्य पदार्थ ही माना जाता है, इसलिए वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। अब आगे है समूहवाचक संज्ञा।
समूह वो तो आपको एकदम आसानी से पता चल जाएगा कि किसी चीज़ का ग्रुप, कोई ग्रुप बनाया हो, कोई समूह बनाया हो, जैसे कि आपका एक क्लास जिसमें कितने ही विद्यार्थी बैठते हैं, तो वह क्या हुआ, आपका एक समूह हुआ, जिसे समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप अपने क्लास का ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए। आपने किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया है और जिसकी वजह से 5 से 6 लोगों को एक साथ परफॉर्मेंस करना है, तो क्या करेंगे आप, जो वो 5 से 6 लोगों का आपका साथ का जो परफॉर्मेंस है उसे ग्रुप कहा जाता है, उसे समूह कहा जाता है, इसलिए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेना, अब सेना में तो कितनी ही सेना रहती है, उनका एक एक अपना अपना समूह रहता है। टोली, टोली यानी वह भी एक समूह हुआ, 4-5 लोग, 6 लोग, 7 लोग साथ में मिलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसे समूह कहते हैं। भीड़, अब भीड़ में भी कितने सारे साथ में लोग रहते हैं, जिसे समूह भी कहा जा सकता है। मंडली, आप अपनी सोसाइटीज़ में देखते होंगे जहाँ पे भजन कीर्तन होता है, मंडली जमती है, वहाँ पर कितने सारे एक साथ लोग बैठकर भजन कीर्तन करते हैं, जिसे मंडली कहा जाता है, तो वह भी एक समूह माना गया। गिरोह, वहाँ पे भी जो 4-5 लोग साथ में रहते हैं उसे समूह माना गया। काफिला, सभा इत्यादि, यह सब कुछ समूह दर्शाती है। एक जगह पे इकट्ठा होकर रहने वाले लोगों को समूह कहा जाता है, जिसे समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं।